प्रिय विद्यार्थियों, अब तक हमने भारत के जलवायु प्रदेशों के बारे में पढ़ा था। आज हम भारत की जलवायु के बारे में बात करने जा रहे हैं। भारत की जलवायु किस प्रकार की है, इस जलवायु पर कौन कौन से कारकों का प्रभाव पड़ता है, कौन से कारक ऐसे हैं जो देश के बाहरी सीमा से भारत के जलवायु पर प्रभाव डालते हैं, साथ ही अन्य जलवायु तत्व किस तरह से भिन्नताएं दर्शाते हैं, इन सभी बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं कि जलवायु क्या है। वास्तव में जब एक सीमित क्षेत्र में वायुमंडलीय अवस्थाओं की बात अगर हम करें तो वो मौसम कहलाता है, जो एक लघु अवधि की वायुमंडलीय दशाओं के औसत को दर्शाता है। लेकिन जब विस्तृत क्षेत्र में और लंबी अवधि में मौसमी दशाओं या अवस्थाओं के योग को हम जलवायु कहेंगे। तो मौसम एक लघु अवधि और लघु क्षेत्र की वायुमंडलीय दशाओं को इंगित करता है, जबकि जलवायु एक लंबे विस्तृत क्षेत्र और लंबी समय अवधि में वायुमंडलीय दशाओं या मौसमी अवस्थाओं के कुल योग को दर्शाता है। तो इस प्रकार ये मौसम और जलवायु की अर्थ और परिभाषा है। जलवायु से तात्पर्य किसी विशाल क्षेत्र में लंबी समयावधि या दीर्घकालीन मौसमी अवस्थाओं के औसत को हम जलवायु कहते हैं। तापमान, वायुदाब, पवनें, आर्द्रता एवं वर्षण ये सभी जलवायु के तत्व हैं, अर्थात इन्हीं तत्वों से मिलकर जलवायु बनती है। जलवायु पर किन कारकों का प्रभाव पड़ता है आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन कुछ कारकों के नाम हम जान लेते हैं, जैसे अक्षांश या भूमध्य रेखा से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई और समुद्र से दूरी, प्रचलित पवनों का स्वरूप, मेघाच्छादन, समुद्री धाराएं, पर्वतीय स्थिति और धरातलीय ढाल। ये कारक हैं जो किसी भी क्षेत्र की जलवायु पर अपना प्रभाव डालते हैं। और छात्रों, ये कारक आपके लिए कोई नवीन टॉपिक नहीं है, आप छोटी कक्षाओं से ही जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ते आए हैं। जलवायु के अंतर्गत 3 मुख्य तत्व हैं: तापमान, वायुदाब और वर्षा। ये तत्व मानव जीवन के रहन सहन, उनके व्यवसाय, क्रियाकलाप, कृषि आदि को प्रभावित करते हैं। जब हम भारत की जलवायु के बारे में बात करते हैं तो यहाँ जलवायु संबंधी अनेक भिन्नताएं दिखाई देती हैं। विद्वानों ने भारत की जो विशाल आकृति है, विशाल क्षेत्रफल है, इसके आधार पर इसे अनेक जलवायुओं वाला देश बताया है, अर्थात यहाँ एक से अधिक प्रकार की जलवायु दिखाई देती है। ऐसा ही कथन ब्लेमफोर्ड नामक विद्वान ने व्यक्त किया है। उनके अनुसार हम भारत की जलवायुओं के बारे में कह सकते हैं, केवल जलवायु के विषय में नहीं, क्योंकि स्वयं विश्व में भारत से अधिक जलवायु विषमताएं नहीं पाई जाती हैं। तो ये वक्तव्य इनका ये दर्शाता है कि भारत में जलवायु संबंधी कितनी विभिन्नताएं हैं। भारत के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में तापमान और वर्षा संबंधी अनेक विविधताएं दिखाई देती हैं, जिसको मैं कुछ उदाहरणों द्वारा आपके सामने रखता हूं। जैसे हम पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो वहाँ गर्मियों में भीषण गर्मी पड़ती है, लेकिन कश्मीर में तापमान 0 डिग्री रहता है। रेगिस्तान में वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, जबकि उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में 1000 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जैसे मेघालय, मासिनराम, चेरापूंजी, ये क्षेत्र अधिक वर्षा वाले हैं। सर्दियों में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा होती है, जबकि अन्य भाग शुष्क रहते हैं। उत्तरी भारत में इसी समय सर्द या ठंडा मौसम रहता है और समुद्र तटीय भाग सम तापमान वाले रहते हैं। तो इस तरह से ये ताप और वर्षा संबंधी अनेक विविधताएं भारत के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में हमें दिखाई देती हैं। भारत की जलवायु को कई कारक प्रभावित करते हैं, उसमें से कुछ बाहरी कारक कौन कौन से हैं उसकी हम बात करते हैं। जैसे उत्तर में हिमालय पर्वत, ये क्या करता है, ये उच्च पर्वत श्रेणियां हैं जो मध्य एशिया से आने वाली ठंडी पवनों को भारत में आने से रोकती है।
तो उत्तरी शीत पवनों से बचाव करती है। और इस तरह से भारत का जो जलवायु का स्वरूप है वो महाद्वीपीय प्रकार का हो जाता है। और इस महाद्वीपीय जलवायु में स्थानीय पवनों की अधिकता होती है। वार्षिक और दैनिक ताप परिसर, उच्चतम और न्यूनतम तापमान का अंतर, जिसको हम ताप परिसर कहते हैं, अधिक होता है। शुष्क हवाएं और वर्षा कम होती है। हवाएं कैसी होती है? शुष्क, और वर्षा में कमी होती है। इस तरह की जलवायु विशेषताएं किस वजह से हो रही है? हिमालयी पर्वतों की वजह से। दूसरा जो बाह्य कारक है वो है हिंद महासागर, जो भारत के दक्षिण में है और भारत से निकट है, इसलिए भारत को मानसूनी प्रकार की जलवायु प्रदान करता है। तो ये दो मुख्य बाहरी कारक हैं जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा अन्य कारक भूमध्य रेखा की निकटता, कर्क रेखा का मध्य से गुजरना और दक्षिण में तीन ओर सागरीय स्थिति आदि कारक भी भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। किसी भी देश की जलवायु का अध्ययन करने के लिए वहां के तापमान, वर्षा, वायुदाब और पवनों की गति एवं दिशा का ज्ञान होना आवश्यक होता है। जलवायु में इन तत्वों पर देश के अक्षांशीय विस्तार, उच्चावच, जल और स्थल के वितरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। भारत को कर्क रेखा दो समान भागों में बांटती है। दक्षिणी भाग उष्ण एवं उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। उत्तरी सीमा पर विशाल हिमालय पर्वत स्थित है जो भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया से अलग करता है और वहां से आने वाली ठंडी पवनों से बचाता है। तो इस प्रकार पूरे भारत में जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय प्रकार की है। साथ ही क्या हो रहा है? दक्षिण में हिंद महासागर है और वहां से मानसूनी पवनें भारत की ओर बढ़ती हैं जो जलवायु पर गहरा प्रभाव डालती है। तो इस तरह से हिंद महासागर से मानसूनी जलवायु मिलती है। तो पूरे भारत की जो जलवायु है उसे हम उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहते हैं। तो ये हमारा मेन जलवायु और उसका प्रकार है। अब हम जो कारकों की बात कर रहे थे उसके बारे में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कारक हैं जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। इसमें पहला कारक है भारत की स्थिति और इसका अक्षांशीय विस्तार। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशों के बीच स्थित है। कर्क रेखा इसके मध्य से गुजरती है, विषुवत रेखा के निकट स्थित है, इसलिए दक्षिणी भागों में साल भर उच्च ताप रहता है। दूसरी तरफ उत्तरी भाग गर्म और शीतोष्ण है, विशेषकर सर्दियों में निम्न तापमान रहते हैं। तो विषुवत रेखा की निकटता के कारण दक्षिणी भागों में साल भर उच्च तापमान रहता है। नंबर 2, समुद्र से दूरी। अब समुद्र से दूरी में आप ये बता सकते हैं कि जो भारत के तटीय प्रदेश है वहाँ तो जलवायु सम है, लेकिन जैसे जैसे हम तटीय प्रदेशों से आंतरिक भागों की ओर जाते हैं तो उन पर समुद्र का प्रभाव नहीं पड़ता है और वहाँ विषम जलवायु, महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। इसका एक हम पॉइंट और इसमें डिस्कस करेंगे कि जो भारत का दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग है वो तीनों ओर सागरों से घिरा हुआ है। एक तरफ बंगाल की खाड़ी, एक तरफ अरब सागर और दक्षिण में हमारा हिंद महासागर। अतः भारत के जो तटीय प्रदेश हैं जो इस समुद्री किनारों पर हैं वहाँ की जलवायु सम प्रकार की होती है। अगली है स्थलाकृति और उत्तरी पर्वतीय श्रेणियाँ। स्थलाकृति के अंतर्गत पहले हम उत्तरी पर्वतीय श्रेणियों की बात कर लेते हैं, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था कि ये बाहर से आने वाली ठंडी शीतल पवनों से बचाती है और मानसूनी पवनों को बाहर जाने से रोकती है। तो इस प्रकार ये जो पर्वतीय श्रेणियां हैं जो कश्मीर से लेकर उत्तर पूर्व में अरुणाचल तक फैली हुई है, भारत को शेष एशिया से अलग करती है और मध्य एशिया से आने वाली ठंडी शुष्क पवनों से रक्षा करती है। साथ ही वर्षादायिनी दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों के सामने अवरोध उत्पन्न करती हैं, जिससे कि वे पवनें भारत से बाहर ना जा सके और भारत में ही पर्याप्त वर्षा कर सकें। तो इस तरह से ये पर्वत श्रेणियाँ। धरातलीय
आकृति या स्थलाकृति, ये लक्षण तापमान, वायुदाब, पवनों की दिशा और वर्षा की मात्रा पर प्रभाव डालते हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उच्च पर्वतीय भाग जो मानसूनी पवनों को रोककर वर्षा प्रदान करते हैं। पठारी क्षेत्रों में मेघालय का जो पठारी भाग है उसकी आकृति कीपनुमा है, अतः मानसूनी पवनें वहां आकर के घिर जाती है और बाहर नहीं निकल पाती है, जिससे विश्व की सर्वाधिक वर्षा यहीं पर होती है। अरावली पर्वतों की स्थिति मानसूनी पवनों के समानांतर है, इसलिए बिना रोक टोक ये पवनें वर्षा किए बिना आगे चली जाती है। फलस्वरूप राजस्थान का भाग रेगिस्तानी रह जाता है। पश्चिमी घाट दक्षिण पश्चिमी पवनों के मार्ग में दीवार की भांति खड़े हैं और इसी वजह से पश्चिमी ढाल और पश्चिमी तटीय मैदान अत्यधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। लेकिन इन्हीं ढालों के पूर्वी भागों में जब पवनें नीचे उतरती हैं तो गर्म और शुष्क हो जाती हैं और इस वजह से इन भागों में वर्षा कम होती है, जिसे हम वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। अब बात करते हैं मानसूनी पवनों की, जो ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिमी ग्रीष्मकालीन पवनें हैं, सागर से स्थल की ओर चलती हैं और पूरे देश को वर्षा प्रदान करती हैं। लेकिन शीतकालीन पवनें, जिसे हम उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें कहते हैं, और ये स्थल से सागर की ओर चलती हैं, फलस्वरूप वर्षा नहीं कराती है। लेकिन जैसे ये पवनें बंगाल की खाड़ी के आसपास पहुंचती है तो वहां से जल वाष्प ग्रहण कर लेती है और इससे तमिलनाडु के तटीय भागों पर वर्षा होती है। ऊपरी वायु परिसंचरण, इसमें हम जेट धाराओं के बारे में विस्तार से मानसून के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। पश्चिमी विक्षोभ या चक्रवाती भी हम उसमें देख चुके हैं और एल नीनो प्रभाव की भी हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो बातें हो गई जो भारत की जलवायु पर प्रभाव डालती हैं। अब भारत को कितनी ऋतुओं या मौसम में विभाजित किया गया है, तो सामान्यतः पूरे वर्ष को 4 ऋतुओं में बांटा गया है और इसका समय भी इसमें दिया गया है। सबसे पहले 15 मार्च से लेकर 15 जून तक का समय ग्रीष्मकाल कहलाता है और 15 जून से 15 सितंबर ग्रीष्मकाल, 15 मार्च से 15 जून ग्रीष्मकाल, 15 जून से 15 सितंबर वर्षा ऋतु। ठीक है, कुल मिलाकर 15 मार्च से लेकर 15 सितंबर तक का समय, ये इन दोनों ऋतुओं वाला समय है जो ग्रीष्म और वर्षा के अंतर्गत आता है। 15 सितंबर से 15 दिसंबर शरद काल और 15 दिसंबर से 15 मार्च शीतकाल। इसी के आधार पर आप ये महीनों को भी देख सकते हैं, हालांकि आपके जीके पर्पस से है। मार्च अप्रैल चैत्र वैशाख ये बसंत ऋतु, ज्येष्ठ आषाढ़ मई जून का समय ग्रीष्म ऋतु, श्रावण भादो जुलाई अगस्त वर्षा काल, आश्विन कार्तिक सितंबर अक्टूबर का महीना शरद ऋतु, नवंबर दिसंबर मार्ग शीश या पोष, इसे हेमंत ऋतु के नाम से जानते हैं, और माघ फाल्गुन जनवरी फरवरी शिशिर ऋतु के नाम से जाना जाता है। अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले ग्रीष्मकाल की। ये ग्रीष्मकाल किस वजह से होता है, या ग्रीष्म के बाद शीतकाल किस तरह से आता है, वर्षा ऋतु किस तरह से आती है, तो इसका मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, अब होता क्या है, जब सूर्य की स्थिति कर्क रेखा पर लंबवत होती है तो ऐसी स्थिति में उत्तरी भारत के तापमान बढ़ जाते हैं, लेकिन जब इसके विपरीत सूर्य की स्थिति मकर रेखा पर लंबवत हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में दक्षिणी गोलार्ध का ताप बढ़ जाएगा, वहां गर्मियां होंगी, लेकिन भारत में या उत्तरी गोलार्ध में सर्दियां होंगी। तो इस तरह से सूर्य की स्थितियों में परिवर्तन होने से ऋतु परिवर्तन होते रहते हैं। मार्च में कर्क रेखा की ओर जब सूर्य की स्थिति होती है तो भारत के ताप बढ़ने लगते हैं। अप्रैल मई जून माह में संपूर्ण उत्तर भारत ग्रीष्मकाल के रूप में या ग्रीष्म ऋतु के रूप में अनुभव किया जाता है। इस समय
अधिकांश भागों का तापमान 30 से 32 डिग्री तक होता है, लेकिन मई माह में ताप की जो पेटी है या क्षेत्र है उत्तर की ओर खिसक जाता है और उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान 45 डिग्री से अधिक पहुंच जाता है, कभी कभी 48 या 50 के आसपास भी पहुंच जाता है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? उत्तर पश्चिमी भागों की। प्रायद्वीपीय भारत पर समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण गर्मियों में भी दक्षिणी भारत का ताप उत्तर भारत में प्रचलित तापमानों से नीचे रहता है, अर्थात उत्तर भारत की तुलना में कम रहता है। दक्षिणी भारत में ग्रीष्म ऋतु मृदु होती है, अर्थात यहाँ ताप 26 से 32 डिग्री के बीच रहता है। भारत में ग्रीष्म ऋतु में सबसे गर्म स्थल, ये नाम आप देख लें, ब्रियावली अर्थात बीकानेर राजस्थान में है। मार्च से जून के मध्य सूर्य की लंबवत किरणों का उत्तरायण होने से ताप में वृद्धि और दाब में कमी के साथ ताप कटिबंधों का भी भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विस्थापन होता है, जिसके कारण उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम, जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं, का भी भारत के उत्तरी मैदान से हिमालय पर्वत की ओर विस्थापन हो जाता है। फलस्वरूप भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों में अधिक तापमान होने के कारण निम्न दाब के केंद्र बन जाते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों के आगमन से पहले इस निम्न वायुदाब के केंद्र में चलने वाली गर्म या शुष्क हवाओं को राजस्थान, यूपी, बिहार में लू के नाम से जाना जाता है। ये कैसी पवने हैं? गर्म शुष्क पवने। इसी दौरान बंगाल, असम, उड़ीसा में काल वैशाखी नॉर्वेस्टर के नाम से वर्षा युक्त प्रचंड तूफान चलते हैं, अर्थात ऐसी चक्रवाती या तूफानी पवने जो वर्षा भी लाती है उन्हें हम बंगाल में क्या कहते हैं? काल वैशाखी के नाम से जानते हैं। कुछ और तूफानों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तूफान और तूफानी वर्षा, कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो मैंने बता दिया आपको काल वैशाखी, एक फूलों वाली बौछार, आम्र वर्षा और लू। आम्र वर्षा क्या होती है? जब गर्मियां खत्म होने लगती हैं तो मानसूनी बौछारें पड़ती हैं, जो केरल और तटीय कर्नाटक में एक सामान्य बात है। स्थानीय तौर पर तूफानी वर्षा को अर्थात केरल में इसे आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह आम को जल्दी पकने में सहायता करती है। इस वर्षा से केरल और निकट के कहवा कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में कॉफी के फूल खिलने लगते हैं, इसलिए इसे फूलों वाली बौछार कहते हैं। बंगाल, असम में वैशाख के महीने में शाम को चलने वाली यह भयंकर और विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें काल वैशाखी कहलाती है। और उत्तरी मैदान के पंजाब से बिहार तक चलने वाली गर्म शुष्क पवनों को लू के नाम से जाना जाता है। जब कभी भी क्षेत्रीय प्रभाव के कारण निम्न वायुदाब के केंद्र में आर्द्र वायु का आरोहण होता है, अर्थात जब निम्न दाब के केंद्र में नमी युक्त वायु उतरने लगती है, तब विद्युत गर्जन के साथ, बिजली की चमक के साथ तीव्र गति से कम समय के लिए कुछ निश्चित क्षेत्र में संवहनी प्रकार की वर्षा होती है। ऐसी वर्षा केरल में आम्र वर्षा और कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम के नाम से जानी जाती है, जो ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति के समय घटित होती है। तो ये विशेषताएं हम भारत में ग्रीष्म काल या ग्रीष्म ऋतु के बारे में बताते हैं। ग्रीष्म ऋतु के साथ साथ मैं कुछ और पॉइंट्स भी आपको बताना चाहूँगा। ग्रीष्म काल में तापमान की जो स्थिति है उसमें आपको ये बताना है कि जब मार्च का महीना आता है तो ताप बढ़ने लगता है और मई के महीने तक 40 से ऊपर पहुंच जाता है, और मई जून में कई जगह तो 45 डिग्री भी रहता है। दूसरी बात इसमें आपको ये बतानी है कि जो दक्षिणी भारत है वहाँ पर तापमान 25 से 30 डिग्री के मध्य रहते हैं। वायुदाब की बात करें तो लगभग संपूर्ण देश में अधिक ताप के कारण वायुदाब कम रहता है।
उत्तर पश्चिमी भारत में अत्यधिक ताप के कारण वायुदाब न्यून हो जाता है। और लू वाली बात मैंने आपको बता दी, जो गर्म शुष्क पवनें हैं उसे हम लू कहते हैं। और साथ ही एक चीज़ आपको मैंने और बताई थी, काल वैशाखी। इसी के साथ ग्रीष्म ऋतु में वर्षा के नाम पर हम ये बता सकते हैं कि उत्तरी भारत में गर्मियाँ शुष्क होती हैं, लेकिन पूर्ण वर्षा रहित नहीं होती है। कभी कभी धूल भरी आंधियाँ और तूफान के साथ छुटपुट वर्षा हो जाती है। छोटा नागपुर में नार्वेस्टर पछुआ पवनों के प्रभाव से पूर्व की ओर चली जाती है और वर्षा करती है। आपका उड़ीसा, बंगाल ये नॉर्वेस्टर से वर्षा प्राप्त करता है। इसे बसंत ऋतु की तूफानी वर्षा के नाम से भी जानते हैं। असम में भी जून के महीने में वर्षा हो जाती है, जो चाय, पटसन आदि फसलों के लिए लाभदायक होती है, इसलिए इसे असम में चाय वर्षा के नाम से जानते हैं। एक आम्र वर्षा मैंने आपको बता ही दी है पहले। तो यहाँ तक की मुख्य बातें हम ग्रीष्म ऋतु के बारे में बताते हैं। अब हम बात करते हैं वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु जून से लेकर सितंबर के मध्य तक का जो समय है, ये दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों के द्वारा होने वाली मानसूनी वर्षा का समय है। वास्तव में वर्षा ऋतु एक गर्म आर्द्र ऋतु कहलाती है। हमने जब ग्रीष्म ऋतु पढ़ी थी तो इसको हम कहेंगे गर्म शुष्क ऋतु, और जब वर्षा ऋतु पढ़ेंगे तो इसे हम कहेंगे गर्म आर्द्र ऋतु, क्योंकि है तो ये गर्मियों का समय लेकिन मानसूनी पवनों से यहाँ वर्षा होती है, इसलिए हम इसको वर्षा ऋतु के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर मुख्य प्रभाव किसका है? मानसूनी पवनों का है। और ये कौन सी मानसूनी पवनें जो भारत की ओर प्रवाहित होती है, इसे हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें। ये दक्षिणी छोर से भारत का जो दक्षिणी सिरा है, प्रायद्वीपीय पठार है, वो त्रिभुजाकार है, तो दो भागों में बढ़ जाता है। एक शाखा मानसून की अरब सागर की ओर से चलती है और दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा के नाम से जाती है। जो अरब सागर की शाखा है वो 3 अलग अलग शाखाओं में बंटकर बढ़ती है। पहली शाखा पश्चिमी घाट के तटीय ढाल से टकराती है और पर्वतीय वर्षा करती है और फिर पठारी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। दूसरी शाखा इसकी नर्मदा तापी नदी घाटी होते हुए छोटा नागपुर के पठार की ओर बढ़ती है और तीसरी उपशाखा अरावली के समानांतर बिना वर्षा किए या बहुत कम मात्रा में वर्षा करते हुए सीधे पंजाब हरियाणा के निम्न दाब के केंद्र की ओर चली जाती है। दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी की शाखा जो 2 उपशाखाओं में बढ़ती है। पहली उपशाखा अरब सागर की दूसरी उपशाखा से छोटा नागपुर के पठारी भागों में मिल जाती है और दूसरी उपशाखा उत्तर पूर्वी राज्यों के पर्वतीय भागों से टकराते हुए वर्षा करती है और फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और हिमालय के पदीय क्षेत्रों निचले क्षेत्रों में वर्षा करते हुए पंजाब के मैदान तक पहुंचती है। अरावली और तमिलनाडु के कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवन के समानांतर प्रवाह के कारण ग्रीष्म ऋतु के समय मानसूनी वर्षा नहीं होती है। खासी की पहाड़ी के दक्षिण में स्थित मेघालय का मासिन राम विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है और लेह जो कश्मीर में है वो कम वर्षा वाला स्थान है। ये हम बात कर रहे हैं गर्म आर्द्र ऋतु की, जिसे हम वर्षा ऋतु के नाम से जानते हैं। इसमें कुछ और बातें भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस समय जो तापमान है उसमें उत्तर पश्चिमी भारत में जुलाई में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ जाती है और जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वहाँ के तापमान 38 डिग्री और मैदानी भागों के 30 से 32 डिग्री तक रहते हैं। वायुदाब और पवनों की बात मैंने आपको बताई दी, क्योंकि तीव्र ताप की वजह से वायुदाब में कमी आ जाती है, अर्थात वायुदाब कम हो जाता है। और वर्षा की दोनों शाखाएं बता दी।
इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि भारत की लगभग 75% वर्षा इन्हीं दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों से होती है। वर्षा अचानक शुरू होती है और मानसून के इस अचानक शुरुआत को मानसून प्रस्फोट के नाम से जाना जाता है। तटीय क्षेत्रों में मानसून का प्रस्फोट जून के पहले सप्ताह में हो जाता है और आंतरिक भागों में ये पवनें जुलाई तक पहुंचती है। इसके बाद की चर्चा हम कर चुके हैं, जिसमें मानसूनी पवनें अरब और बंगाल की शाखा के रूप में चलती हैं। अब हम बात करेंगे वर्षा का जो वितरण है वो किस प्रकार का है। भारत में लगभग औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है, लेकिन इसमें क्षेत्रीय असमानताएं हैं, अर्थात एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्नता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन से? पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र, मेघालय पहाड़ियाँ, खासी जयंतियाँ, ये सभी, और ब्रह्मपुत्र घाटी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले ये क्षेत्र हैं। मध्यम वर्षा वाले में पूर्वी तमिलनाडु, गुजरात का दक्षिणी भाग, उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप जिसमें उड़ीसा भी है, बिहार, झारखंड और गंगा का मैदान, उत्तरी मैदान, कछारी घाटी, मणिपुर आदि है, जहां वर्षा 100 से 200 के बीच होती है। न्यून वर्षा वाले क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी यूपी और दक्षिण का पठार, जहां 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा है। आंध्र, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र, लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के भागों में 50 से भी कम वर्षा होती है। ये अपर्याप्त या न्यून वर्षा के क्षेत्र हैं। अब हम बात करते हैं शरद ऋतु की, जो सितंबर से शुरू होती है और नवंबर तक समाप्त होने लगती है। मध्य सितंबर में दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें उत्तर पश्चिमी भारत से लौटना शुरू कर देती है। इसीलिए इसे मानसून प्रत्यावर्तन या मानसून के लौटने की ऋतु कहते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। मानसून लौटने का काल कौन सा है या मानसून प्रत्यावर्तन से क्या अर्थ निकलता है, तो आपको ये बताना है कि मध्य सितंबर से दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें उत्तरी पश्चिमी भारत से लौटना शुरू कर देती हैं। ये मानसून लौटने की ऋतु कहलाती है। इसमें आप थोड़ा सा और ध्यान में रखें, सितंबर के माह में पंजाब, हरियाणा के मैदान में उच्च दाब के केंद्र का विकास हो जाता है और मानसूनी पवनें लौटने लगती हैं, जिसे मानसून का लौटना या निवर्तन भी कहते हैं। ITCZ हम पहले भी बात कर चुके हैं। अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जब ताप कटिबंधों के साथ साथ मानसून द्रोणी अर्थात ITCZ का दक्षिण की ओर विस्थापन होता है, तो उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम का तिब्बत के पठार से हिमालय पर्वत की ओर विस्थापन शुरू हो जाता है। उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम का भारतीय प्रायद्वीप से प्रभाव में कमी आती है और बंगाल की खाड़ी में उष्ण चक्रवात की उत्पत्ति हेतु अनुकूल दशाएं बन जाती हैं। आगे हम बात करेंगे दक्षिण पश्चिमी जो मानसूनी पवनें हैं, इनके आने का समय अलग अलग स्थानों पर अलग है और उसी तरह से वापसी का समय भी भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ये पवनें सबसे बाद में आती हैं और सबसे पहले लौटती हैं। इन क्षेत्रों में मानसून की अवधि भी कम है। तटीय भागों में मानसूनी पवनें जल्दी पहुंचती हैं लेकिन देर से लौटती हैं। पंजाब में ये जुलाई के पहले सप्ताह में पहुंचती हैं और सितंबर के मध्य में लौटती हैं। इस प्रकार पंजाब में मानसून की अवधि केवल 2.5 मास है, जबकि कोरोमंडल तट पर ये पवनें जून के पहले सप्ताह में पहुंचती और दिसंबर के मध्य तक लौटती हैं। तो कोरोमंडल तटीय भाग मानसून की अवधि लगभग 6.5 महीने की रखता है। इस अवधि में उत्तरी भारत में ताप में थोड़ी सी वृद्धि होती है लेकिन फिर गिरने लगता है। अक्टूबर तक 26 डिग्री हो जाता है। नवंबर में न्यूनतम ताप 10 डिग्री
में कमी आ जाती है, लेकिन औसत ताप 22 डिग्री तक रहता है। उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में रात्रि के समय तापमान बहुत कम हो जाते हैं और दैनिक तापांतर में वृद्धि हो जाती है, लेकिन दक्षिणी भारत में अब भी प्रायः उच्च तापमान बना रहता है। वायुदाब और पवनें किस तरह की होती हैं इस काल में, तो ये बता दें, उत्तर पश्चिमी भारत में न्यून दाब क्षेत्र समाप्त होने लगता है और यह बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने लगता है। अतः पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम के बजाय उत्तर पूर्व में परिवर्तित हो जाती है और चक्रवातों के स्थान पर प्रति चक्रवात लेने लग जाते हैं। वर्षा की बात हमने पहले ही कह दी थी। लौटती हुई मानसूनी पवनों से जब ये बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ती हैं तो आर्द्रता ग्रहण करके उड़ीसा, आंध्र के तटीय भागों और तमिलनाडु के विस्तृत भागों में वर्षा करती हैं। तो ये हमने बात की थी अभी तक शरद ऋतु की। अब अंत में हम शीत ऋतु के बारे में जान लेते हैं कि सर्दियाँ किस तरह की हैं और इसमें हम क्या विशेषताएं बता सकते हैं। सर्दियों का तात्पर्य यही हुआ कि सूर्य की स्थिति कर्क रेखा से दूर हो गई, अतः उत्तरी भारत के तापमान में कमी आ जाती है। शीत ऋतु का जो समय है वो नवंबर के मध्य में शुरू होकर मार्च में समाप्त हो जाता है और जनवरी सबसे ठंडा महीना होता है। अगर हम शीत ऋतु की विशेषताएं बताने जाएं तो हम ये कहेंगे कि स्वच्छ आकाश, सुहावना मौसम, निम्न ताप और आर्द्रता अधिक, दैनिक तापांतर, ठंडी और मंद गति से चलने वाली उत्तरी पवनें शीत ऋतु की प्रमुख विशेषताएं हैं। उत्तरी भारत में नवंबर के मध्य से शुरू होकर जनवरी और फरवरी सर्वाधिक ठंडे महीने, लेकिन जनवरी सर्वाधिक के अंतर्गत आएगा। उत्तरी भारत के अधिकांश भागों में औसत दैनिक तापमान 21 डिग्री, दिन की अपेक्षा रात के ताप में काफ़ी कमी हो जाती है। पंजाब और राजस्थान में हिमांक अर्थात शून्य से भी नीचे चले जाते हैं। सर्दियों में सबसे ठंडा स्थान जम्मू कश्मीर का द्रास। उत्तरी भारत में ठंड पड़ने के मुख्य रूप से 3 कारण क्या हैं? राजस्थान, पंजाब और हरियाणा ऐसे राज्य हैं जो समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर हैं तथा महाद्वीपीय जलवायु से प्रभावित हैं। हिमालय से निकटता और उसकी श्रेणियों में हिमपात के कारण शीतलहर, कैस्पियन सागर की ठंडी पवनें शीतलहर लाती हैं। फलतः उत्तरी भारत में ताप में कमी आ जाती है। इसमें एक पॉइंट आप पश्चिमी विक्षोभ भी दर्शा सकते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सर्दियों में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम दिशा से ये प्रवेश करते हैं। भूमध्य सागर पर इनकी उत्पत्ति होती है और भारत में पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा इनका प्रवेश होता है। ये पश्चिमी विक्षोभ भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में शीतकालीन वर्षा हेतु जिम्मेदार होते हैं। सर्दियों में रात के ताप में वृद्धि इन विक्षोभ के आने का पूर्व संकेत है। अपने प्रवाह क्रम में ये भूमध्य सागर के अतिरिक्त कैस्पियन सागर से भी आर्द्रता ग्रहण करते हैं। पश्चिमी विक्षोभ रबी की फसलों के लिए अत्यधिक लाभदायक होते हैं और हिमालय के अधिकांश भागों में इनके कारण ही हिमपात होता है। समुद्र के समकारी प्रभाव और भूमध्य रेखा से निकटता के कारण प्रायद्वीपीय भारत में कोई निश्चित शीत ऋतु नहीं होती है, जैसा कि उत्तरी भारत में होता है। पवनें स्थल से सागर की ओर चलती हैं, अतः वर्षा नहीं होती है, उनमें नमी की कमी होती है। दिसंबर से मार्च के बीच सूर्य दक्षिणायन की स्थिति में रहता है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, जिसके कारण उत्तर पश्चिमी भारत में उच्च दाब के क्षेत्र का विकास हो जाता है और उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम का भारत के उत्तरी मैदानों में विस्तार होता है, जिसके प्रभाव से पश्चिमी विक्षोभ के रूप में तीव्र गति, कम समय और सीमित क्षेत्र में वाताग्र वर्षा होती है। शीतकाल में होने वाली ऐसी वर्षा मावट के नाम से जानी जाती है, जो रबी के लिए लाभदायक है। इसी तरह से लौटती हुई मानसूनी पवनों के द्वारा बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करने के बाद तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों कोरोमंडल में वर्षा होती है। तो ये हमने भारत की
ऋतुओं के बारे में बात की है, जिसमें शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और सबसे अंत में शरद ऋतु, ये चारों ऋतुओं के बारे में हमने पढ़ा है। यहाँ पर हमारा भारत की जलवायु का टॉपिक समाप्त होता है। आप इसे अच्छे से पढ़ लें। आप कोई भी समस्या लगे या कोई उत्सुकता हो तो आप पर्सनल नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। कल हम नया टॉपिक शुरू कर आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।